हेलो। तो चलो हम लोग सीखते हैं क्या, यूनिट वन आज हम लोग केवल आज यूनिट वन ख़त्म करेंगे, कल यूनिट टू, परसों यूनिट थ्री, उसके बाद जो आता है नर्सों, उसके बाद यूनिट फोर। ठीक है। तो एक दिन में एक एक सवाल मतलब एक यूनिट ख़त्म करते हैं और चारों साल के करते हैं, ये एक अच्छा तरीका माना जा सकता है। तो यूनिट वन में केवल 3 चीज़ें हैं। ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू मतलब कुल आगम कितना आया, टोटल कॉस्ट मतलब कुल लागत हमने कितना लगाया। ठीक है। और इक्विलिब्रियम तो हम सब जानते हैं, जैसे मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो जाए तो उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आपने 5 रोटी मम्मी से मांगा और मम्मी ने 5 रोटी ही दे दिया तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि हाँ जितना मांगा था उतना ही पाया। अब आपने 5 मांगा लेकिन आपको 3 मिला, तब तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, संतुलन की स्थिति। तो संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। तो टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है, टोटल कॉस्ट हो गया और इक्विलिब्रियम इन मार्केट, इस 3 चीज़ को हम अगर समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हम यूनिट वन में ना कर पाएँ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले समझाऊंगा इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए, जब हम क्या कहते हैं कि मांग बराबर हो किसके, पूर्ति के, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलन की स्थिति। ठीक है, किसकी स्थिति, संतुलन की स्थिति। ठीक है। अच्छा, मांग को इंग्लिश में डिमांड कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। पूर्ति को सप्लाई बोलते हैं, यस से डिमांड करते हैं। जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाए तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इन सब क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं। अब देखो, अच्छा डिमांड और सप्लाई, हमको पता है क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी होता है क्वेश्चन कैसे आए ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको डिमांड फंक्शन दे देगा, डिमांड फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब वहाँ जब हम नाचते गाते हैं वो वाला फंक्शन नहीं है ये। ठीक है, तो वो डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दे देंगे। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, मांग फलन और पूर्ति फलन, ये दोनों हमको दे देंगे। ठीक है, और वहाँ पे एक चीज़ क्या है, ध्यान देना, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, और आपको प्राइस, ये प्राइस है। ठीक है, और क्यू या फिर यक्स, यही क्वांटिटी है, या फिर यस इसे ही बोल सकते हैं। समझ गई ना, इसका मतलब क्या कि किसी चीज़ की प्राइस क्या है। ठीक है, तो हम कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, क्वांटिटी को एक्स भी कह सकते हैं, यस भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो पता होगा, जैसे मैं बोलूँ, अगर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्र है, यक्स है, ये वाई है, ये 0 पॉइंट है। क्या बोलते हैं कि ये डिमांड है और ये सप्लाई है। डिमांड नीचे की ओर उसका ढाल रहता है, ठीक है, नीचे की ओर आती है, और सप्लाई ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, ये सप्लाई है। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि दोनों बराबर हैं, उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ये आपका क्या हो गया, प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी है। फिर से समझाता हूँ, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला, इसका फार्मूला क्या निकला कि हम डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन में जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि भैया डिमांड और सप्लाई को बराबर कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये P बराबर 50 माइनस यक्स बराबर 5, ये क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आपको। ये क्या दिया है आपको, मांग फलन दिया है ना, मांग फलन। अब मांग फलन दिया है, ये तो प्राइस है। अब मांग क्या है, मांग तो यही है ना। फिर यक्स बेचारा, पता है क्या, जब मांग फलन दिया रहेगा तो ये मांग बन जाएगा, लेकिन सप्लाई मतलब कहने का मतलब पूर्ति फलन दिया जाएगा तो ये सप्लाई बन जाएगा। मतलब कि ये मान लो किसी के पापा हैं, ठीक है, वो घर पे रहते हैं तो पापा ही उनको बच्चे पापा कहते हैं, लेकिन अगर वो थाने चले जाते हैं तो उनको लोग दरोगा जी कहते हैं। तो यक्स जो है वो डिपेंड करता है, फलन जो होगा वो वही बन जाएगा। मांग है तो मांग है ये, पूर्ति है तो ये पूर्ति है ये। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो ध्यान से, 5P हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 5P 50 माइनस यक्स। अच्छा, यक्स को इधर लाओगे तो क्या ये प्लस नहीं हो जाएगा, और इधर 50 है और इसको इधर ले जाओगे तो क्या ये माइनस नहीं हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ गया, क्या ये हमारा यक्स डिमांड नहीं है, तो ये डिमांड फंक्शन आ गया एक आसान से रूप में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। मान लो इसी पे सप्लाई दे दिया है यक्स, यस ये सप्लाई दे दिया है 2P माइनस 4। ठीक है,
ये क्या है, सप्लाई यानी कि पूर्ति फलन। अब हमसे इक्विलिब्रियम पूछेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भैया इसको बराबर रख देते हैं इसको, क्योंकि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो हम कहेंगे कौन जो वस्तु की डिमांड इज इक्वल टू वस्तु की सप्लाई अगर जहाँ बराबर हो जाती है हम लोग इक्विलिब्रियम वही निकाल लेते हैं, और इक्विलिब्रियम प्राइस भी निकाल लेंगे और यक्स क्वांटिटी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस एक्स डी की मान कितना है, ये है ना, तो 50 माइनस 5p। इस एक्स एस की मान क्या है, सप्लाई की 2p माइनस 4, 2p माइनस 4। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन है, ठीक है। क्या था ये, 5p है, ये इधर जाएगा तो 7p हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 50 4 54 हो जाएगा, 7p इज इक्वल टू 54, ठीक है। अच्छा p का मान कितना आ जाएगा, 54 बटे, तो 7 7 49, 5 बचा, फिर 0.0 लगाया, फिर 7 7 49, लगभग प्राइस हमारी आ गई इतनी। अब इसी प्राइस की वैल्यू p बराबर 7.7 को सप्लाई फंक्शन में हमेशा रखेंगे, ठीक है। p का मान अगर हम सप्लाई फंक्शन में रखेंगे तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी, क्वांटिटी मतलब मात्रा मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारा फंक्शन क्या था, फिर से हम देखते हैं। फंक्शन ये था कि एक्स एस बराबर 2p माइनस 4, ठीक है, 2p माइनस 4। अच्छा यहाँ से सप्लाइड क्वांटिटी हमको निकालना है, तो p का मान अभी हमने निकाला भैया कि 7.7, ये जो भैया है मेरी बोली है, ठीक है कि ठीक है, तो 2 इंटू में p का मान मैं लिखा 7.7 माइनस 4। अच्छा इसको गुणा करोगे इससे तो होगा 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 माइनस 4, तो घटा देंगे तो 11.4। ये हमारी सप्लाइड क्वांटिटी आ गई। जो सप्लाई की जाती है उसी को तो क्वांटिटी बोलते हैं। तो हमारा ये पहला आंसर नंबर 1, ये आंसर नंबर 2 आ जाएगा। इस पर कोई भी क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। बोलो कैसे, फिर से एक बार रिवीजन कराऊँ। मैंने कहा इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम माने संतुलन तभी होता है जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो। अगर इसको और अच्छे समझाना हो तो जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो, ठीक है। घर में जैसे अच्छे से रहना है तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। डिमांड बोलेगा जहाँ हम हैं वहाँ सप्लाई तुम्हें भी होना है, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपसे व्यवहार करूँ वैसे आप भी करो, तो दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तभी तो संतुलन होता है ना। कोई भी परिवार है तो वहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं। ये तो रहा पहला कॉन्सेप्ट। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। अब हम दूसरा बताते हैं। इसलिए मैं कहा कि पहले सबसे पहले तो ये बताना चाहिए ना कि 3 चीज़ें हैं क्या, इसमें पूछी क्या जाती हैं। मैंने बताया दूसरा चीज़ आता है रेवेन्यू। सब कुछ बताएंगे रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू मतलब होता है आगम। गम मतलब गम आ जा, ये नहीं। आगम मतलब क्या होता है, कितना आता है। मैं बोला आपने मान लो 5 रुपए की रोटी बनाई, ठीक है। 5 रुपये लगाया, 3 रुपये का आटा, 1 रुपये का पानी, 1 रुपये की मेहनत। क्या मेहनत इतनी कम होती है? हाँ हो सकती है। तो 5 रुपये की रोटी बनाई, ये आपकी कॉस्ट हो गई। क्या हो गई? कॉस्ट माने लागत। कि भैया इतना लगा के हमने कॉस्ट ये रोटी बनाई। लेकिन आपने उसको बेचा कितने में? बेचा आपने 8 रुपये में। 8 रुपये में। तो ये जितने में हम बेचेंगे ये पूरा का पूरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब आगम कि आया कितना, लगाया 5 था, आया 8, ठीक है। यही रेवेन्यू है। फिर से समझो, रेवेन्यू मतलब आगम कि कितना आता है। हमने 5 रुपये लगा के रोटी बनाई, ठीक है। ये हमारी लागत है जिसको कि हम कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट माने लागत होता है ना। कहते हैं ना अब इस चीज़ की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, फिल्मों में डायलॉग है। तो मैंने बोला कि 5 रुपये है, रोटी बनाई, लागत ये आया। अब बेचा हमने 8 रुपये में, तो 3 रुपये बढ़ गया ना। तो उस 3 को भी मिला के रेवेन्यू बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू इज़ नथिंग बट रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट टीसी लिखते हैं, प्लस में प्रॉफिट।
ठीक है। रेवेन्यू कहते हैं, जो रेवेन्यू है, ध्यान समझना, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत आसान है, आप समझो। रेवेन्यू जो है, जो हमको मिला 8 रुपये, वो हमने 5 रुपये कॉस्ट लगाया था और उस पर 3 रुपये हमें फ़ायदा हुआ, दोनों को जोड़ा तो हमें रेवेन्यू मिल गया। कितना आसान है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये नोट करनी है, ये पहला फार्मूला है क्या, कि रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। भैया कि हमें लगाया कितना और मिला कितना, दोनों को मिला के हम कह देंगे कि हाँ ये टोटल रेवेन्यू है। अब देखो, ये तो हो गया पहला फार्मूला रेवेन्यू पर, इसको आप ए लिख सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। अब दूसरा देखो, बी, रेवेन्यू पर ही बी नंबर देखो, कि हमने कहा ठीक है टोटल रेवेन्यू तो बताया, ठीक है, लेकिन मान लो टोटल रेवेन्यू का एक फार्मूला और होता है पी इंटू क्यू, ठीक है, पी इंटू क्यू। तो पी क्या है यहाँ पे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, हिंदी में बताते हैं, प्राइस मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना है, इंटू में उसकी मात्रा कितनी है। अब इसका कैसे कनेक्शन है, उसी से मैं दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। अभी हमने बोला था रेवेन्यू कितना है, इतना है, ठीक है, रेवेन्यू कितना है, 8 है। अच्छा, प्राइस कितनी थी, 1 रुपये, आपने बेचा कितने में, प्राइस माने कि सब जो आपने बेचा कितने में बेचा, 8 रुपये में बेचा, और कितनी क्वांटिटी बेची आपने, एक ही रोटी तो बेचा, तो क्या 8 = 8 नहीं आ गया, प्रूव्ड हो गया ना कि हम टी आर बराबर पी क्यू क्यों लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्यू है क्वांटिटी और पी है बेचने वाली प्राइस, कहने जितने पर हम बेचते हैं वो प्राइस। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला। अच्छा, रेवेन्यू पर ही, रेवेन्यू पर पहला फार्मूला, रेवेन्यू पर दूसरा फार्मूला, बार बार रिवाइज करेंगे, आ जाएगा तीसरा फार्मूला। अच्छा, हमने कहा भैया टोटल रेवेन्यू तो निकाल लिया, अब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। मार्जिनल, मैं हिंदी बताता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या, सीमांत लागत, सीमांत। मान लो आपने 1 रोटी के बजाय 2 रोटी बनाई, ठीक है, मार्जिन, सीमांत आगम, सॉरी आगम। मान लो आपने 1 रोटी बेची तो आपको 8 रुपये मिले, आपने 2 रोटी बेची तो आपको 15 रुपये ही मिले। जैसे कि यहाँ पे होता है, हम टमाटर खरीदने जाते हैं, बोलते हैं भैया 1 पाव 10 का मिलेगा, लेकिन आधा किलो कितने का मिलेगा, 50 ही मिलेगा। तो उसे 1 पाव पे तो 10 रुपये मिलने ही मिलने थे, लेकिन अगले 1 पाव पे केवल 5 रुपये मिला, उसने छूट दिया, अगले एक पर 5 रुपये मिला, तो भाई उसकी मार्जिनल प्राइस है जो वो बढ़ा रहा है कि भैया आप आधा किलो ले जाओ, 5 ही रुपये दो। तो इसको हम देखते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। मैं कहता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू कुछ नहीं है बल्कि टोटल रेवेन्यू का d/dq है। अच्छा, ये d/dq ये तीसरा फार्मूला है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब कि अवकलन, किसी भी चीज़ का अवकलन कर देते हैं। अच्छा, ये अवकलन क्या है, मैं एक स्टेप में बताऊंगा, ध्यान से देखना। अवकलन क्या है, जैसे y बराबर कोई हमें फंक्शन दे रखा है x² + 2, ठीक है, ये मान लो हस्बैंड है, ठीक है, ये इसकी इनकम है, नहीं कुछ और मानते हैं, मैं क्या माना कि ये क्या है, मान लो कि ये किसी का खर्चा है और ये इसकी इनकम है, ठीक है। बोला उतना अच्छा एग्जांपल नहीं था, मैं बोला ठीक है। अच्छा, हम अवकलन करते हैं किस चीज़ का अवकलन, कि भैया ये खर्चा ये इनकम, अगर इनकम बढ़ी तो खर्चा बढ़ेगा, इनकम घट जाएगी खर्चा घट जाए। 10,000 रुपये कमा रहे हो, बोल रहे हो कि मतलब चलते हैं लंदन घूमने, ऐसा हो ही नहीं सकता। 10,000 कमा रहे हो तो कहीं और जगह घूम सकते हो। तो मैं बोला कि dx मतलब इसके सापेक्ष x के बदलने पर y कितना बदलेगा, dd नहीं बोला मैंने बोला d/d, और y ऊपर नीचे x के बदलने पर y कितना बदलता है, मतलब इस कमाने के जरिए कमाई के बढ़ने पर, आय के बढ़ने पर हमारा खर्चा कितना बढ़ जाता है, यही हम काउंट करते हैं। तो इसके लिए dy/dx क्या करते हैं हम, एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, अगर y बराबर x⁴n है तो dd नहीं, ठीक है, dx = n को उठा के यहाँ रखेंगे, n x, बोला मेरा तो एक n चला गया, तो बोलेंगे ठीक है मैंने लिख दिया। तो यहाँ से देखते हैं, 2 को नीचे फेंका, बोले हाँ ये 2 बोला मेरा तो एक चला गया, प्लस में किसी भी संख्या का अगर हम dx निकालते हैं तो वो 0 ही होता है, तो 2x⁴ में से 2 गया 1, माने कि 2x, ठीक है। तो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू का आ गया dq या dx कुछ भी लिखें, चलो tr कितना है, मान लो कि यही था 2x² + 2,
एक्स स्क्वायर था कि 2x², एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2x + 0 मतलब 2x, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। अब आपको बोलेगा कि x = 0 पर यम आर ज्ञात करो, तो हम x = 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर बोलेगा x = 2 पर यम आर निकालो। अब जब हमने यम आर निकाल ही लिया तो 1 2 3 4 5 6 कुछ पर भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, आराम से समझना। तो हमने क्या कहा, तीसरा फार्मूला देख लिया। अच्छा डी देखो, डी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो बी है, ये जो सी है, ठीक है, सी यहीं पे है क्या, ओके, जो सी है और ये जो डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने कहा टोटल रेवेन्यू क्या है, P × Q। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है भैया, DDX अपॉन मतलब DDX TR का, TR का हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे कि कितना कमाने पर कितना खर्चा बढ़ जाता है। कमाई ज़्यादा तो खर्चा ज़्यादा, कमाई कम तो खर्चा कम। तो यम आर हमने ऐसे निकाल दिया। यम आर मतलब क्या, सीमांत लागत, इंग्लिश में ही, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों। मैं क्या बोला कि अब एक होता है औसत लागत। औसत लागत क्या है, माना एक रोटी बनाया तो 5 रुपये लगा, दूसरे रोटी पे 4 रुपये लगा, टोटल 9 रुपये लगा। तो हम कहेंगे टोटल कितनी रोटी बनाई, टोटल कितने रुपए लगे, 9 रुपये। अच्छा रोटी कितनी बनाई, 2, तो एक पर खर्चा, औसत खर्चा इतना आता है। मतलब औसत का जो फार्मूला होता है, औसत योग जितने का योग अपॉन में संख्या, ठीक है। अच्छा हमने 5 रुपये लगाए प्लस 4 रुपये लगाए और संख्या कितनी रोटी की है, 2 ही रोटी है, तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो औसत लागत जो होती है उसको हम कहते हैं एवरेज। अभी आगम हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद लागत पढ़ेंगे, आगम, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो मैं क्या बोला, एवरेज रेवेन्यू जो होता है इसको हम AR से बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, ये TR को ना उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। क्वांटिटी मतलब संख्या, बताया ना मैंने, TR मतलब जितना हो कुल योग, तो ये आया, ठीक है। और मैंने बोला क्वांटिटी तो संख्या, यही। तो ये फार्मूला याद करना, BCD ये 3 याद कर लो, गारंटी है कि कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। यूनिट 1 उड़ गया, समझ लो। अब हम बात किए, ठीक है सर जी नहीं तो मैं बोला AR = TR/Q, तो ठीक है, यहाँ से हमने सीख लिया। अब इसमें क्या क्या फार्मूला और लग सकता है, अब बचा ही नहीं कुछ, फार्मूला ही नहीं बचा, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें ख़त्म की। पहली चीज़ इक्विलिब्रियम क्या है, ये फार्मूले ध्यान से समझना, क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। पहली चीज़ इक्विलिब्रियम है, जहाँ हम देखते हैं कि डिमांड बराबर सप्लाई होती है, ठीक है। मम्मी से 5 रोटी मांगा, 5 ही रोटी मम्मी ने दे दिया, तो ठीक है, मम्मी खुश हैं। नहीं दिया तो भैया इक्विलिब्रियम कैसा, मांग तो इतना रहे, मिल कम रहा है। फिर दूसरा मैंने देखा कि रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू मतलब आगम। मैंने बनाया 5 रुपये में एक रोटी, 8 रुपये में बेच दिया, तो जितने में मैंने बेचा वो पूरा का पूरा आगम है। रेवेन्यू मतलब जितने में बेचा, जितने में बेचा, ठीक है। फिर तीसरी की हम बात करेंगे, ये तो हमने कर लिया अभी, ठीक है, समझ में आया, ओके। बाकी मैं इसको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है, फ़ोटो बना के, ध्यान देना, 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, अब तीसरी जो बात है वो आती है कॉस्ट पे। कॉस्ट यानी कि लागत, ठीक है। लागत क्या होती है, लागत को हम लोग C से डिनोट करते हैं, मतलब कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, ये भी वैसे ही है, जैसे TR = P × Q, वैसे ही इस माने भी P × Q। P मतलब क्या, कि कितना प्राइस लगाया, ठीक है। Q कितनी क्वांटिटी पर। मान लो आपने 5 रुपये लगा के एक रोटी बनाई, तो TC कितना आ गया, 5 रुपये, कि कुल लागत भैया 5 रुपये है। लेकिन मैं बोलूँ, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में ये A कंडीशन, ये B कंडीशन, ठीक है। मैंने बोला TC मतलब टोटल कॉस्ट बराबर P × Q। मैंने बोला अभी एक पर 5 ही रुपये लगते हैं, लेकिन आपने 2 क्वांटिटी बनाई तो कहेंगे टोटल 10 रुपये ये खर्चा हो गया, तो हमारी क्या टोटल कॉस्ट 10 रुपये नहीं हो गई, समझना ज़रा। तो ये फार्मूला याद करना आसान है, ठीक है। TC = P × Q। फिर देखो ये तो A था, इसको कुछ और स्मॉल B। फिर B नंबर पे क्या होगा, मैंने बोला जहाँ भी आ जाए मार्जिनल कॉस्ट मतलब सीमांत लागत, सीमा जहाँ भी आ जाए समझ लो अवकलन करना है, सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। जहाँ भी मार्जिनल कॉस्ट आ जाए समझ लो कि टोटल कॉस्ट को हम डेरिवेटिव मतलब कि अवकलित कर देंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू या कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना हम,
ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स या डी डी क्यू ऑफ टी सी टोटल कॉस्ट। सिंपल। लेट सपोज दैट माना क्या माना एक तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर हमने टोटल कॉस्ट देखी यहाँ पर क्या है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ठीक है, ये हमारा टोटल कॉस्ट है मान लो। यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकालना है तो हम बोलेंगे ठीक है निकाल देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है, हम डेरिवेटिव कर देंगे किसका, टीसी का, कि यक्स के, ठीक है, कम ज़्यादा होने पर टीसी मतलब कि कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर प्राइस कम हो गई तो भैया हमारा कॉस्ट कम होगा, प्राइस बढ़ गई तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। वही बात, कमाई ज़्यादा तो खर्चा ज़्यादा, कमाई कम तो पैसा खर्चा कम, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, एक मूवी थी, ठीक है। तो हाँ ऐसे ही ये हमारा बराबर डी डी एक्स ऑफ टी सी। अच्छा डी डी एक्स तो हमने कहा कि अवकलित तो करेंगे ही, यक्स के बदलने पर ये कितना बदलता है, तो टी सी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मैंने वहाँ पे बताया था, क्या बताया था, फिर से फार्मूला अवकलन का। अवकलन मतलब ही होता है कि आकलन करना, इवैल्यूएट करना। किसके बदलने पे क्या होता है, ये बोला नीचे वाला हम थोड़ा बदल जाएंगे तो आप कितना बदलोगे, तो बोला ठीक है यहाँ पे यन है, यन को यहाँ फेंको, ठीक है, 2x, बोला मेरा एक यन लेके चला गया ना, एक कम कर दो, प्लस में ये बोला 5, मैं तो अचर हूँ, मैं पहले बाहर निकल जाता हूँ, यहाँ एक है तो बोला एक आ गया x, बोला एक था एक ही लेके चला गया तो 0 बचा। मैं बोला 2x, 2 में से एक गया, एक ही आता है, प्लस 5, 1 इंटू में 1, यक्स की पावर 1 में से 1 किया 0, और किसी की भी पावर अगर 0 है उसका मान 1 होता है, ठीक है। 2x प्लस 5 यही आपका मार्जिनल कॉस्ट है। यार ये सी आर हमारा पीछा नहीं छोड़ता, शेर तो ठीक है लेकिन ये सी आर पीछा नहीं छोड़ रहा है, कभी सी कभी आर। तो ये मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, मतलब लागत। ये है कुल लागत टी सी, ये क्या है कुल लागत टी सी, ठीक है। फिर हम देखें कि पी बाई क्यू, पी इंटू क्यू होता है, जैसे टी आर, फिर एम सी, जैसे एम आर निकाला वैसे एम सी निकाला। अब जैसे ए सी निकाला, ए सी मतलब जो कमरे में लगती है वो नहीं, ए सी मतलब एवरेज कास्ट, हिंदी बताता हूँ, एवरेज कास्ट मतलब औसत लागत। भैया एक पे 5 रुपये खर्चा आया, दूसरे पे 4 रुपये खर्चा आया, तीसरे पे 3 रुपये खर्चा आया, तो तीनों पर औसत खर्च कितना आया, औसत लागत कितना आया। अच्छा मैं समझा देता हूँ, मान लो आपने एक दिन 4 रुपये खर्चा किया, दूसरे दिन 3 रुपये खर्चा किया, तीसरे दिन 2 रुपये खर्चा किया, तो मैं बोलूँगा तीनों दिन में कितना खर्च किया, एक दिन का निकालना है तो मैं कहूँगा तीनों से डिवाइड कर दो, जितना खर्च किया उतना योग अपॉन में जितने दिन खर्चा किया 3 दिन। तो मैं बोला पहले दिन 4 रुपये, दूसरे दिन 3 रुपये, तीसरे दिन ये इतना, तो 4 3 7 2 9 बटे 3, मतलब आप एक दिन में 3 रुपये खर्चा कर रहे हो, ठीक है। हालांकि 3 रुपये यहाँ कोई नहीं खर्चा, 300 खर्चा कर देता है, क्या करें, महंगाई है। तो मैंने बोला ठीक है अब औसत लागत क्या है, मैंने बोला जैसे वहाँ पे ए आर बराबर क्या था, टी आर बराबर क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, ठीक है, वैसे ही सेम सी और आर दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। तो मैं बोला ए सी यानी कि एवरेज कॉस्ट, यानी कि इंग्लिश आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, ठीक है, औसत लागत, डोंट वरी। औसत लागत क्या है, बोलेंगे टी सी अपॉन में ए सी बराबर टी सी अपॉन में क्यू, टोटल कॉस्ट कितनी आई और क्वांटिटी हमने कितनी लगाई, तो ये होता है ए सी बराबर, अगर हम टी सी का मान ऊपर से रख दें तो ये भी एक फार्मूला है सी, ये एक फार्मूला, ठीक है। उसके बाद ये शायद, हाँ ये एक फार्मूला, और ये एक फार्मूला, ये लागत पे है, ठीक है। अच्छा टी सी का मान हमने पी इंटू क्यू रखा था ना, रख दिया नीचे क्यू, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो एवरेज कास्ट है ना वो कुछ नहीं बल्कि प्राइस है। क्या है, एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु में जितनी हमने लागत लगाई, एक वस्तु की लागत ही क्या है, एवरेज कॉस्ट है, एक वस्तु की लागत ही एवरेज कॉस्ट है, सिंपल सी बात ना। ओके, यानी कि एवरेज कॉस्ट ही आपका प्राइस है और प्राइस ही एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। राधा ही क्या थी, तो आगे चलते हैं, हम बताते हैं, इसको नोट करिएगा, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आपको, बस एक चीज़ और रही है, अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यूनिट 1 का 2016 का ये जो क्वेश्चन है मैं समझाता हूँ। देखो ये जो हम लिखते हैं यहाँ पे 2016, ये यूनिट 2 दे रखा है, ठीक है, मतलब यूनिट 1 ही हमारे लिए है तो यूनिट 2 ही लिखते हैं इसका, ठीक है। यूनिट 2 सब क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से।
आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो यूनिट 2 है उसका पहला क्वेश्चन है 2 नंबर, ठीक है। PYQ लेके बैठना। ए में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मांग फलन, अभी मैंने बोला ये फलन वो फलन कोई भी फलन दे, तो मांग फलन अगर b बराबर 50 माइनस x बटे 5 दिया गया है, ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, x बराबर 0 और x बराबर 25 के लिए सीमांत आगम ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 0 और x बराबर 25 पर सीमांत आगम, यानी कि सीमांत मतलब यम, आगम मतलब जो आ रहा है आने दो, ठीक है, मतलब कि यमार पूछ रहा है। अच्छा यमार क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगी? यमार होता है अगर हम टोटल कॉस्ट को अवकलित कर दें, यानी कि उसका इवैल्यूएशन कर लें। तो मैं बताया सबसे पहले ये जो फंक्शनवा दिया है, ठीक है, फंक्शनवा, तो फंक्शन को ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। p बराबर 50 माइनस x अपॉन में 5, ठीक है। चूँकि हमको यमार चाहिए तो पहले टी आर निकालना पड़ेगा। अभी मैंने टी आर का फार्मूला बताया था, याद करना, ठीक है। 4 ही फार्मूले, 2-4 ही हैं बस। टी आर बराबर पी इंटू क्यू या पी इंटू एक्स होता है। यहाँ पे एक्स के टर्म में है तो एक्स लिखेंगे, क्यू के टर्म में होता है तो क्यू लिखते, ठीक है ना, बदलता रहता है, वही मैं बताया। पापा जी हैं दरोगा, घर पे हैं तो सबके पापा जी हैं, ठीक है, और स्टेशन चले गए तो दरोगा जी हैं। अब थोड़ी ना घर में उनको दरोगा दरोगा कहते रहेंगे, तो जैसे देखते हैं वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स दिया था, एक्स हमने मान लिया। अच्छा पी सबको एक्स के टर्म में लाना है, तभी तो डी ओवर डी एक्स निकलेगा या डी ओवर डी क्यू निकलेगा। तो पी बराबर यहाँ दिया नहीं है इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम कहेंगे 50 माइनस एक्स अपॉन 5, एक्स तो दिया ही था। बोले हाँ, मैं क्या बोला, अगर गुणा करोगे तो 50 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 नहीं हो जाएगा? ये तो आ गया टी आर। क्या आ गया? टी आर। हमको निकालना क्या है, यमार निकालना है। तो फट से ये इक्वेशन ए है, इसको यमार बना दो। क्या बना दो? यमार। और यमार के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है इस टी आर को। कुछ नहीं करना, बस टी आर को डी डी एक्स कर दो कि एक्स के बदलने पर टी आर कितना बदलेगा, आमदनी बदलने पर खर्चे पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बोला 50 एक्स, तो 50 तो बाहर आ जाएगा, जो अचर है उसको बाहर ले लेंगे, इंटू में इसकी पावर 1 है ना, तो 1 इधर आया, एक्स गया। अच्छा 1 था बेचारे के पास, 1 ही ले लिया तो 1 बचा 0, माइनस में 2x स्क्वायर मतलब 2x हो जाएगा। 2 को नीचे रखा, एक्स 2 माइनस 1, ये समझाने के लिए। अगर अवकलन समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। और ये जो 5 है ना, इसको तो हम पहले ही बाहर कर लेंगे कि भैया ये अचर है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो 1/5 अंदर क्या है 50 इंटू में 1 की पावर x की पावर 0 मतलब 1 बताया ना मैंने, -2 इंटू एक्स, 2 1 मतलब 1, मैंने कहा 1/5, यहाँ पे 50 आएगा, ये 1 ही है, माइनस में 2x, ये आ गया यमार। अब तो हमने यमार निकाल ही लिया। अब चाहे x बराबर 0 पे पूछो, चाहे x बराबर 25 पे पूछो, चाहे x बराबर किसी पर भी पूछो, हम बता तो लेंगे ही, ठीक है। सब कुछ बताया ना मैंने, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो, फिर x बराबर 0 पे क्या निकालना है, जो निकालना है, और वो कहाँ से निकलेगा, टी आर से निकलेगा, ठीक है, सिंपल चीज़। तो मैंने अब वैल्यू रखना चालू किया। सबसे पहले ऐट माने हिंदी में लिखते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर यमार क्या हो जाएगा, देखो 1/5 है, हाँ 50 है, हाँ 2 इंटू एक्स के जगह 0 दिया तो 0 ही हो गया, ये 2 0 में 0, ठीक है, 1 5 50 माइनस 0, 50 में से 0 गया 50 ही बचेगा। अच्छा ठीक है, तो ये 50 बटे ये 5 नहीं है तो 5 हम 50, तो ये 10 आ गया, क्या रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू 10 रुपये। अच्छा यहाँ पे हम x बराबर 25 पे निकालेंगे तो हम कहेंगे यमार, ठीक है, यमार कितना आ जाएगा, 1/5 है 50 माइनस 2x, 1/5 50 माइनस 2 इंटू 25, ठीक है, तो क्या आ गया 1/5 50 माइनस 25 दूना 50, अच्छा 50 में से 50 गया 0, अच्छा 1/5 इंटू 0, कुछ भी 0 कर दो तो 0 ही आएगा, 0 रुपये आंसर। ये हमने, ठीक है, 2016 का जो यूनिट 2 है, 2 का ए ख़त्म कर लिया। अब 2 का बी ख़त्म करते हैं, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आया था उसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ।
तो ठीक है, हम वो क्वेश्चन करते हैं जो समझ में नहीं आया था। क्या है वो? 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है यूनिट 2 का, ठीक है। और वो 2 का ए तो हमने इसके पहले वाले पेज पे कर लिया। अब हम बी करते हैं सोल्यूशन। देखो ध्यान से, दिया क्या है, एक फर्म की कुल लागत मतलब टी मतलब टोटल, सी मतलब कॉस्ट, कितना है एक्स क्यूब माइनस में 8x² प्लस में 57x प्लस में 2, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीज़ें समझनी है। अच्छा, टोटल कॉस्ट हमने लगाया तो कैसे लगाया? मान लो कि टोटल कॉस्ट है 8 रुपये, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, रुक जाओ ध्यान से समझना, मैं कैसे समझाऊँ। टोटल कॉस्ट मतलब कुल लागत है जो आप यहाँ रहते हो, आपका जो मान लो खर्चा है आपके खुद का, तो मान लेता हूँ मैं 3,000 या 4,000 जितना भी हो, मान लो 3,000, बहुत कम में रहते हो, ठीक है, बचाना भी चाहिए। 3,000 है तो इसमें से मैं क्या कहूँगा कि कुछ चीज़ें तो फिक्स हैं और कुछ चीज़ें आपके डिपेंड करती हैं कि आप क्या खाना चाहते हो, क्या मतलब क्या खरीदते हो, क्या कैसे करते हो। तो मैं बोलूँगा 2,000 तो आपके रेंट पर फिक्स्ड है, वो तो आंटी जी अंकल जी लेंगे ही लेंगे, और 1,000 ये बदल सकता है, ठीक है। 1,000 ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? मान लो कि 200 रुपये का अखबार मान लो कुछ लेना है, ठीक है, किसी दिन पनीर खा लिया वो बढ़ गया, किसी दिन जूता ले लिया वो बढ़ गया, तो ये बढ़ता रहेगा। वैसे ही इसमें पता है क्या, ये जो यक्स के टर्म में है सारे लोग, ये ना ये वेरिएबल है कि यक्स बदल जाएगा तो ये भी बदल जाएंगे, लेकिन ये बेचारा ना ये फिक्स्ड है, बोला कि ना हम भैया जितना रेंट लेते हैं उतना ही लेंगे, तो ये फिक्स्ड है। समझ में आया? मैं क्या बोला, जो भी यक्स से मुक्त है, मान लो कि ये, ध्यान देखना, मान लो ये कोई लड़का है, ठीक है, हस्बैंड है, ये इतना हस्बैंड, उसके पीछे ये जो यक्स है, यक्स मतलब मान लो वाइफ है कोई, ठीक है, ये अगर इनके साथ है, ठीक है, ये अगर इनके साथ है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो करेंगी इनके ऊपर फ़र्क तो पड़ेगा ही। ये कुछ करेंगी ये बोलेंगी अरे ये सही नहीं है, कुछ नहीं करेंगे अरे ये गलत है, लेकिन ये बेचारा तो अकेले है, ये तो फिक्स्ड है, जो भी करना चाहेगा उसमें फिक्स्ड है, ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा। तो मैं क्या बोला, कोई भी टोटल कॉस्ट है उसमें दो चीज़ें हम कहते हैं कि टीसी टोटल कॉस्ट बराबर, एक तो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड कोई भी होते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक ही होगा लेकिन, तो हम कहें टोटल। और ये टीवीसी क्या होता है, मतलब ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब ये है जो फिक्स्ड है। और टोटल वेरिएबल कौन है? जिसमें यक्स वगैरह ये सब लगे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, एक मैं फार्मूला रिवाइज कराऊँ क्या? रेवेन्यू पे था, मैंने कहा टी आर बराबर पी इंटू क्यू होता है, बोले हाँ। एम आर बराबर डी डी एक्स ऑफ टी आर होता है, बोले हाँ। मैं बोला ए आर बराबर टी आर अपॉन में क्यों होता है, टोटल कॉस्ट को नंबर से डिवाइड कर दो, वही बात, पहले दिन 5 रुपये खर्च किया, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 1, और टोटल कितना खर्चा किया, 3 दिन खर्चा किया ना, तो योग करो मतलब टोटल कितना हुआ, अपॉन में संख्या कितनी है, 3 रुपये पर, 3 रोटी पर इतना मिला, तो एक रोटी पर जो मिलेगा वही एवरेज रेवेन्यू होगा, ठीक है। ये 9/3 इक्वल टू 3। तो टोटल रेवेन्यू पी इंटू क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू उसी का डी डी एक्स कर देंगे या डी डी क्यू कर देंगे, यहाँ क्यों है तो क्यों कर देंगे, ए आर बराबर टी आर बाई टी क्यू कर देंगे। अब यहाँ से हम जानेंगे कि अगर ये टी आर है तो इसको एम आर करने के लिए एम आर बराबर डी डी एक्स ऑफ डी डी क्यू या डी डी एक्स ऑफ टी आर करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ बढ़ जाए कुछ, ठीक है, मान लो अब यहाँ अच्छा टीसी आ जाए तो क्या करेंगे हम, वैसे मैंने रेवेन्यू को बता दिया। अब टीसी बराबर एमसी निकालना हो तो डी डी क्यू ऑफ टीसी, ठीक है, ये इतना निकालना हो, एमसी बराबर ये, एम आर बराबर ये। अच्छा, ये टीसी था, लेकिन टोटल कॉस्ट के बजाय टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो उसके स्थान पर अगर हमें मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमें इसमें निकालना हो तो इसी टीवीसी का क्या कर देंगे, डी डी एक्स कर देंगे। समझ में आया कुछ? एक बार दो बार देखना, समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती है, एवरीथिंग या गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। तो टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल का जो बदलेगा, क्या बदलेगा कि भैया ये जो यक्स के टर्म है, जो यक्स से बंधे हुए हैं बेचारे, ठीक है, बंधे हुए हैं मान लो पत्नियों से,
ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये बेचारे वैरी करते रहेंगे हमेशा, और ये जो बेचारा अकेले है वो तो फिक्स्ड ही है ना, ये अकेले ये तो फिक्स्ड ही है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो ना, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ही DDX कर देंगे। ठीक है, टी की जगह अगर यम लाना है, ठीक है, तो हम DDX कर देते हैं, तो सिंपल। तो हम आगे आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बी, 2 का बी। ठीक है, 2 का बी क्या कह रहा है, TC बराबर x³ माइनस में 8x² प्लस में 57x प्लस में 2 है। तो सबसे पहले छांट दो, क्या कर दो कि भैया ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये फिक्स्ड है, ये बेचारा मस्त है अपना, कोई इसके साथ नहीं है, TFC। और ये वेरिएबल क्यों था, क्योंकि इसके साथ कोई था। तो दो मिलके बनते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा क्या है कि दिखाइए कि सीमांत लागत मतलब MC निकालना है। क्या निकालना है, कंडीशन नंबर 1 क्या निकालना है, MC निकालना है। ठीक है, तो ये MC किस पे निकलेगा, मैं बोला MC निकालना है तो DDX ऑफ TC कर दो। ठीक है, और TC कितना है, ये इक्वेशन है, मान लो TC पर ही निकाल दो। DDX अभी हम आपको समझाया कि DDX मतलब अवकलन होता है, x³ माइनस में 8x² प्लस में 57x प्लस में 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वही 3x² माइनस में 8 दूना 16 और 1 चला जाएगा तो x ही बचेगा, प्लस में 57, ये 0, ये तो कुछ ही नहीं रहेगा। ठीक है, इतना आ गया हमारे MC। तो कह रहा है कि ये बताइए कि जो मार्जिनल यानी कि सीमांत लागत है, सीमांत लागत बराबर 3x² माइनस 16x प्लस में 57, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, वो किसके बराबर है, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट सेकंड कंडीशन दे रखी है। सेकंड कंडीशन में हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है कि मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। अच्छा, MC निकालना था तो हम TC पर पहुँचे, MVC निकालना है तो M की जगह T लगा दो, हमको TVC पर पहुँचना पड़ेगा। और TVC हमने बताया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या, जिनकी शादी हो चुकी है, जो बेचारे वेरी करते रहते हैं, जिनके पीछे X पड़ी है। ठीक है, X X X। ठीक है, तो मैंने कहा कि हाँ, वहाँ से हमने पहली इक्वेशन से ना, इक्वेशन नंबर A से हमने देखा ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है यही है। तो बोले ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब कुल परिवर्तनशील लागत, लिख देते हैं हिंदी, कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, कितनी है, वही देखो ये इतना, जिनके पीछे X पड़ी है। तो x³ माइनस में 8x² प्लस में 57x। ठीक है, अच्छा TVC तो ये आ गया, क्या आ गया, TVC बराबर x³ माइनस में 8x² प्लस में 57x। अगर हमको MVC निकालना है, T की जगह M लगाना है, तो भैया सीधे चुपचाप इसको DDX कर दो। ठीक है, तो MVC निकालना है हमें। सेकंड कंडीशन मैंने बताया कि सीमांत परिवर्तनशील लागत, कुछ नहीं है, ये मैथ का सारा खेल है, बहुत आसान है। MVC क्या होता है, DDX ऑफ, इसी को कर दो, x³ माइनस में 8x² प्लस में 57x। ठीक है, यानी कि इसको नीचे पटकोगे 3x, बोलेगा मुझसे एक ले लिया तो एक कम कर दो, माइनस में 8, ये 2 यहाँ आएगा तो लड़ जाएगा, तो 2 8 जाए 16, x बोला एक मुझसे ले लिया तो एक मुझसे कम कर दो, प्लस में 57, यहाँ तो कोई भी अगर x है तो कुछ नहीं होता। कैसे, इसका ये 1 तो यहाँ ले लिया और x 1 था ही, 1 में से 1 घटाएंगे 0, और किसी की भी पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 सब 1 ही। फिर मैं बोला 3x², 3 में से गया स्क्वायर ही है ना, माइनस में 16x प्लस में 57, ये MVC मतलब मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। देख लो, क्या देख लो, क्या हमारी ये जो सीमांत लागत है 3x² माइनस 16x प्लस 57 इक्वेशन 1 में है, और क्या ये जो हमारी सीमांत परिवर्तनशील लागत है 3x² माइनस 16x 57, क्या दोनों बराबर नहीं है, चेक कर लो, ये क्या बराबर नहीं है, बराबर है ना, बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं अतः MC बराबर MVC, यानी कि सीमांत लागत बराबर सीमांत वेरिएबल मतलब परिवर्तन होता है भाई,
सीमांत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, बीच बीच में भाई भाई निकल जाता है इसका मतलब क्या कि मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे पढ़ाता हूँ ना तो मतलब वही है, जो आपके अंदर से इंसान होता है वही भी बाहर आने लगता है कि हाँ क्या समझ में आ रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई। तो मैंने बोला ठीक है, ये आंसर आ गया, यहाँ से प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। अच्छा, इसमें का अथवा वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, लेट क्यों लगाते हैं हम लोग, अगर यूनिट 1 2016 का करना ही है तो अथवा वाला भी कर लेते हैं। अथवा कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो अथवा वाला क्या बोल रहा है कि देखो नीचे दिए हुए फलन से मांग और पूर्ति फलन को कारण देते हुए पहचानिए और संतुलन कीमत भी ज्ञात कीजिए। इक्विलिब्रियम प्राइस भी पूछ रहा है ये, तो इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस पूछ रहा है और कह रहा है कि भैया क्या करना है आपको, आपको दोनों फलन में से यह पहचानना है कि डिमांड फंक्शन कौन है, मांग फंक्शन कौन है और सप्लाई पूर्ति फलन कौन है। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़ जानते हो, क्या जानते हो, कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, ठीक है, मान लो किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी तो डिमांड घट जाएगी। मान लो रोटी की प्राइस बढ़ गई, 5 रुपये से 10 रुपये हो गई, तो जो आदमी 5 खाता था वो बोलेगा यार क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो, 4 कर दो। लेकिन प्राइस अगर घट गई, 5 रुपये से 3 रुपये हो गई, तो कोई आदमी है वो बोलेगा यार आज तो दबा के खाएंगे, मतलब 4 रोटी है, आज तो हम 10 रोटी लाएंगे, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यानी कि प्राइस में और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला बढ़ेगा। इसका मतलब जहाँ पे पी और क्यू में निगेटिव रिलेशन होगा उसको हम बता दें कि वो भैया डिमांड फलन है। क्या है, डिमांड फंक्शन है, यानी कि मांग फलन है। फिर देखो सप्लाई की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। मान लो 4 रुपये की रोटी बिकती थी, ठीक है, अगर 10 रुपये में हो गई तो आंटी जी बोलेंगी अरे भैया रोटी के दाम तो बढ़ गया। अब रोटी के दाम बढ़ गया तो हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, घर से और आटा लाएंगी और अंकल जी को कहेंगे कि जाओ ना वहाँ से आटा लाओ ना, मेरी मदद करो ना, हम बेचेंगे ना। तो यही बातें हैं। तो प्राइस बढ़ने सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस गिर गई तो आंटी जी भी कहेंगे क्या आप मेहनत कर रहे हो यार, 3 रुपया रोटी है ही नहीं है तो कोई मतलब है नहीं। तो हमने देखा कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, ये बढ़े तो ये बढ़े, ये घटे तो ये घटे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से देखना। एक है x प्लस क्या है, x प्लस 3p इज इक्वल टू 2। दूसरा दिया है 2.5, ठीक है, माइनस में 4.7, इसमें p नहीं दिया है तो यहाँ p मान लेते हैं, प्लस x बराबर 0। ठीक है, अब देखो इस दोनों को हम संतुलन करते हैं। अच्छा इसमें से ये 1 है, ये 2 है। अच्छा बताओ, ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने बोला इसको पहले एक दूसरे की तरफ ले जाते हैं। मैंने बोला पहले को क्या करेंगे, x बराबर वो 2 है ही, इसको उठा के पटको इधर तो 3p हो गया। अच्छा ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, प्राइस माइनस है, ये पॉजिटिव, एक दूसरे में निगेटिव रिलेशन है। तो निगेटिव रिलेशन यानी कि निगेटिव रिलेशन मतलब क्या, ये आपका डिमांड है, डिमांड ही तो होती है निगेटिव, निगेटिव रिलेशन की, एक बढ़ा तो एक घटा, दूसरा बढ़ा तो तीसरा घटा। ठीक है, ठीक है, तो फिर अच्छा इस दूसरे वाले को कर लो, क्या कि 2.5 है इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, ये x है, देखो ध्यान से ये x है, ये x को इधर ही रहने दो, इन सबको उधर ले जाओ, ये प्लस में हो जाएगा 4.7p, ये माइनस में हो जाएगा माइनस 2.5। अच्छा ये प्राइस है, ये सप्लाई है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन। और पॉजिटिव रिलेशन मतलब क्या, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन मतलब क्या कि भैया ये सप्लाई है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है,
प्राइस बढ़ी तो आंटी जी अंकल को खूब बोलेंगे कि जा आटा लावा, रोटी बनाएंगे, खूब बेचेंगे, ठीक है। तो ये सप्लाई फंक्शन है। अच्छा, हमने डिमांड से निकाल लिया, सप्लाई निकाल लिया। ये आपका x बराबर ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है ना। ये x सप्लाई है तो यहाँ पे s लिख देंगे, छोटा सा सप्लाई है, ये डिमांड है तो छोटा सा d लिख देंगे। अच्छा, सेकंड कंडीशन में पूछ क्या रहा है, सेकंड कंडीशन में पूछ क्या रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस बताओ। अच्छा, इक्विलिब्रियम में हम समझते हैं, क्या समझते हैं, इक्विलिब्रियम में हम यह समझते हैं कि जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर होती है। उठा के पटको यहाँ और यहाँ से दोनों का मान, एक्स डी का मान कितना है 2 - 3p, ठीक है, बराबर यक्स एस का मान कितना है तो बोले 4.7p माइनस में 2.5। अच्छा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7.7p। अच्छा, ये 2 इधर है और इसको इधर लाओ तो प्लस कर दो 2.5। तो मैंने बोला 7.7 ये क्या है 4.5, ठीक है, ये p है, समझ गए। तो अगर हमको निकालना हुआ तो यहाँ से देखो 7.7p इक्वल टू कितना है 4.5, इधर उधर कुछ भी लिख सकते हैं। तो p बराबर क्या हो जाएगा 4.5 अपॉन में 7.7। ये दशमलव कट गया क्योंकि एक के पहले इधर भी है, एक के पहले इधर भी है, तो हम काट सकते हैं आराम से, आंसर आ जाएगा। अगर मैंने कहा, ठीक है, क्या कहा कि सबसे पहले हम लोग 0 पॉइंट लगा देते हैं, समथिंग आएगा। अगर पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ाया, तो मैंने बोला ठीक है 0 लगाया तो 77, लगभग 7 चौक 28, 7 छंग 42, लगभग 6 बार जाएगा। पी की वैल्यू जो है लगभग 0.6 रुपये यानी 60 पैसे आ जाएंगे RS। ये संतुलन की कीमत हो गई, ठीक है। तो आशा है ये समझ में आया होगा। बाकी हम 2017 का कल करेंगे, ठीक है, यूनिट 1। मतलब अगर मिले यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर आसान हो जाएगा समझाना। 2017 पेपर 3, ठीक है, यूनिट 1, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करेंगे हम एक एक करके। और ये अगर समझ में आया ना, जो पहली वीडियो भेज रहा हूँ, तो सब समझ में आ जाएंगे। ओके, तो ट्राई योर बेस्ट।